नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। 3 दिन के दौरे पर यूपी आई हुई है इस वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और लखीमपुर खीरी इस वक्त वो पहुंची और यहां उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान अभद्रता का शिकार हुई 2 महिलाओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का लखीमपुर दौरा अचानक ही तय हुआ था। प्रियंका गांधी ने यहां पसगवा गांव में सपा उम्मीदवार ऋतु सिंह और प्रस्तावक अनीता यादव से बातचीत की, उनके साथ मुलाकात की। दरअसल 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की गई थी और 2 पुरुषों ने उनकी साड़ी खींची थी। महिला सपा समर्थित उम्मीदवार थी। इसी तरह का एक और वीडियो आया था जहां महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई थी। कि चुनाव तक की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़े और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे चुनाव होना चाहिए। ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ऐसी चीज हुई है चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रियंका गांधी की क्या कुछ बड़ी बातें रही उनके लखीमपुर दौरे को लेकर के। नामांकन के दौरान हो रहा अत्याचार किसी ने नहीं रोका और मारपीट कर चुनाव जीता जा रहा है। बचाने वाले को सस्पेंड किया गया, बाकी पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासन पूरे मामले में मौन बना हुआ है और इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? पंचायत चुनाव में उड़ाई गई कानून की धज्जियां हम सब लड़ेंगे, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जहां जहां अभद्रता हुई वहां वहां चुनाव रद्द होने चाहिए। तो ये तमाम बातें प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई और साथ ही भाजपा सरकार पर हमलावर होती नजर आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इस दौरान जो चुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और क्या कुछ वो चुनौती है वो चलिए आपको बताते हैं। हर चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को कहीं ना कहीं करना पड़ा है और यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता सक्रिय ही नजर आए हैं। साथ ही दिग्गज नेताओं ने जो पार्टी को छोड़ा है वो एक नुकसानदायक है और ये भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी। इसके अलावा बात करें तो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं है और ना ही कोई बड़ा ऐसा नाम है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। गांवों में कांग्रेस का सबसे बुरा हाल है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस की कमी बहुत ज्यादा नजर आती है। तो ये तमाम चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस को इस दौरान विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 3 दिनों के इस वक्त दौरे पर है उत्तर प्रदेश के और कहा जा रहा है कि प्रियंका का ये शंखनाद है, तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस महासचिव करती हुई नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और चुनाव से पहले पार्टी के लिए जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। छोटे दलों से गठबंधन कर खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश करेंगे। पार्टी के पुराने वोटर्स को एक बार फिर से अपने पक्ष में करना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने है और खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना 2022 की लड़ाई में पार्टी को फिर से मजबूती दिलाना। तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं शंखनाद इस वक्त किया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से और प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहा है। 2022 के लिए आखिर किन किन मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से रोजगार और कानून व्यवस्था पर विपक्ष को घेरने की रणनीति कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आएंगी। महिला सुरक्षा और किसानों को लेकर मंथन किया जाएगा। 2022 चुनाव को लेकर खोई हुई जमीन को फिर से पाने पर मंथन किया जाएगा। जो बैठकें कांग्रेस की लगातार हो रही हैं उनमें ये तमाम मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है उसको वापस पाया जा सकता है इस पर भी चर्चा बैठक में की जाएगी। मंथन इस चीज को लेकर के किया जाएगा। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी जब सीतापुर पहुंची थी आज की वो पहली तस्वीर जब सीतापुर वो लखीमपुर खीरी जा रही थी और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही सीतापुर में मौजूद थे जहां पर उनके काफिलों को रोककर स्वागत करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए।
तो आपको बता दें कि कई मुद्दों पर मंथन कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी की इस मुलाकात के बाद मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है, कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश के और प्रदेश की जनता को। इसलिए यहां पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आप सेना पर भी सवाल उठाती हैं, आप लोग जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। लिहाजा यहाँ आज कानून का राज है, और वाकई में अगर कुछ करने आप आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे किसान भाइयों की जमीनें जो कांग्रेस के नेताओं ने छीन ली थी, उनकी जमीनें वापस कराइए। आपके परिवार के लोगों ने छीन ली थी, वो जमीनें वापस कराइए। ये हुई बात कायदे की। अगर आपको करना है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में किसानों का भला हम लोग कर रहे हैं, आपने तो उनका शोषण किया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन देखा है। महामारी के बाद भी एयरपोर्ट का काम लगातार जारी है, सीएम ने कहा। और वहीं जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, यूपी के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा जेवर एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का अगस्त में शिलान्यास होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इसका शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और ये प्रेजेंटेशन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद देखी, जिसके बाद में वो 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच सीएम कहीं ना कहीं शिलान्यास इसका किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जेवर एयरपोर्ट होगा, उसके लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार की गई और प्रेजेंटेशन दिखाते हुए अधिकारी नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी के बाद में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नजारा कैसा होगा। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी इसकी डिजाइन होगी और साथ ही एयरपोर्ट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरपोर्ट 1300 से ज्यादा हेक्टेयर में इस वक्त बनाया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6 रनवे बनाए जाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन आज की गई। एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा, साथ ही वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी इसकी डिजाइन रखी गई है। तो जेवर एयरपोर्ट किस तरीके का नजर आएगा वो हमने आपको बताया, और साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितने का फायदा मिलने की उम्मीद इस वक्त लगाई जा रही है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव में कमी आएगी और इस एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 60 लाख पैसेंजर की होगी, यानी कि शुरुआत में 60 लाख पैसेंजर ले जाया जा सकता है। और यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी इस एयरपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं मिलेंगे। यमुना सिटी में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किसान और व्यापारी अपने उत्पाद
देश विदेश में भेज सकेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। एयरपोर्ट निर्माण की कुल लागत 19,000 करोड़ रुपए होगी। जिवर एयरपोर्ट से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलने की उम्मीद इस वक्त लगाई गई है। यात्री आगरा, मथुरा, वृंदावन समेत दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी एयरपोर्ट के जरिए जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से जो तमाम यात्री हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन अब जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी साफ तौर पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिला अस्पताल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में पानी भरने से वैक्सीन लगवाने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी के बीच ही वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। बता दें कि कोविड के टीकाकरण को लेकर के लोगों द्वारा भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर पानी भरा हुआ है और लोग टीकाकरण कराने के लिए इस पानी में खड़े हैं। साथ ही साथ कुछ लोग हमारे साथ कहाँ आए हैं? टीकाकरण के लिए। टीकाकरण पानी लगा, कैसे लगा? पानी लगा तो जाऊँ कैसे, समस्या है। हाँ? पानी लगा है तो जाऊँ किसी समस्या है। जाऊँ समस्या है। तो एक तरफ वो एक बीमारी से निजात के लिए टीकाकरण करा रही, दूसरी बीमारी मुफ्त में लेके जा रही हैं। जी हाँ। हाँ? जी हाँ। अगर जिला प्रशासन इस पर ध्यान देता, पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करता, तो आज हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर। अब वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे लखनऊ की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक हुई। प्रदेश पदाधिकारी और बीजेपी समेत अनुषांगिक संगठनों के साथ ये मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव और कोरोना को लेकर हुए नुकसान को लेकर चर्चा की जाएगी। कानपुर रोड CMS स्कूल में ये बैठक की जाएगी। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में संघ के पूर्वांचल और पश्चिम के क्षेत्रीय प्रचारक भी मौजूद होंगे। तो आपको बता दें कि ये बैठक की जाएगी। और वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है। आपको बता दें कि बस में सवार दर्जन भर से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला कारागार के पास NH-91 पर यह हादसा हुआ है। तो यह हादसा बुलंदशहर से सामने आया है, जहां जिला कारागार के पास NH-91 पर यह बड़ा हादसा हुआ और यात्रियों से भरी हुई बस खाई में पलट गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बस में सवार दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हो गए और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तो जिला बुलंदशहर के पास में जिला कारागार के पास NH-91 पर यह हादसा हुआ। बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे हैं। यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दिल्ली से बदायूं एक बस आ रही थी, जिसमें सवारियां 50-60 की संख्या में थी और ये बस जो है बिलसुरी के पास गड्ढे में चली गई, हाईवे को ठोकते हुए। इसमें कम से कम 10-12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों का ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में हो रहा है और सभी की स्थिति सामान्य है और खतरे की बाहर। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां फतेहपुर हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों को CM योगी ने निर्देश दिए हैं। मौके पर रहकर पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर में यह हादसा सामने आया था, जहां एक कार और एक टैंकर की टक्कर हो गई थी, कंटेनर की, और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं और साथ ही 2 बच्चों सहित 4 लोग की मौत भी हो गई थी। अब वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं मेरठ से, जहां पर मन्नू कबाड़ी के खिलाफ पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मन्नू कबाड़ी की करीब 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और जेल में बंद मन्नू कबाड़ी 13 बड़े मामलों में आरोपी है। वाहन चोर गिरोह का सरगना है मन्नू कबाड़ी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदर बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, मेरठ से बड़ी जानकारी, जहां वाहन चोर गिरोह के सरगना मन्नू कबाड़ी के खिलाफ पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं नोएडा से, जहां पर दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने लूट की है। लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 12-22 से आनंद विहार जाने के लिए लिफ्ट ली थी और सेक्टर 128 बांध के पास युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद में युवक से 15,000 रुपए की लूट की।
तो नोएडा की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद है और मारपीट के बाद में युवक से 15,000 रुपए लूट लिए। तो नोएडा की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिन दहाड़े ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाशों के हौसले कहीं ना कहीं नोएडा में अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं। सेक्टर 128 बांध के पास में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और युवक से 15,000 रुपए की लूट की। 12/22 से आनंद विहार जाने के लिए लिफ्ट ली गई थी बदमाशों के द्वारा। तो मारपीट के बाद में युवक से 15,000 रुपए की लूट की है। तो दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 12/22 से आनंद विहार जाने के लिए युवक ने लिफ्ट ली थी और इस दौरान सेक्टर 128 के पास में युवक के साथ मारपीट की और 15,000 की लूट की। तो सेक्टर 128 बांध के पास युवक के साथ मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया और साथ ही युवक से 15,000 रुपए भी लूट लिए। तो दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर नरेंद्र गिरी का बयान इस वक्त सामने आया है। नरेंद्र गिरी ने कांवड़ यात्रा ना निकालने की अपील की है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सस्पेंस लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये बयान सामने आया प्रयागराज से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर नरेंद्र गिरी का ये बयान सामने आया। नरेंद्र गिरी ने कांवड़ यात्रा ना निकालने की अपील की है। तो आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी ने कांवड़ यात्रा ना निकालने की यह अपील की है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दी है, जिसके बाद में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखती हुई नजर आएगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय यह है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे लखनऊ की जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरने के मामले में हजरतगंज थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में यह एफआईआर हुई है। प्रियंका गांधी का नाम हालांकि एफआईआर में नहीं है। अजय लल्लू समेत कई नामजद करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।